1859 में टेरेसा बाजोली सिकल्स अमेरिका के सबसे चौंकाने वाले घोटालों में से एक का केंद्र बन गईं। वह फिलिप बार्टन की द्वितीय के साथ अफेयर में थीं और जब उनके पति डैनियल सिकल्स को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने दिन दहाड़े उसके प्रेमी को गोली मार दी। फिलिप एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनकी सार्वजनिक हत्या ने एक सनसनीखेज मुकदमा शुरू किया जिसने देश का ध्यान आकर्षित कर कानूनी इतिहास बदल दिया। टेरेसा बागियोली का जन्म 1836 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। हालांकि सही तारीख और महीना अज्ञात है। उनके पिता जियुसेप्पे एंटोनियो बागियोली धनी इटली में जन्मे संगीतकार और ओपेरा निर्देशक थे। वे एक इतालवी ओपेरा कंपनी के प्रमुख थे जो 1832 में न्यूयॉर्क आई थी। वहां उनकी मुलाकात प्रसिद्ध लिबरेटिस्ट और संगीत शिक्षक लोरेंजो दा पोंटे से हुई। दा पोंटे परिवार से मेलजोल बढ़ने पर वे मारिया से मिले जो शायद लोरेंजो की दत्तक पुत्री थीं। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार वह विवाहेतर संबंध का परिणाम थीं। इस समय जियुसेप्पे अपनी 30 के दशक के मध्य में थे जबकि मारिया मुश्किल से किशोरी थीं। इसके बावजूद इस रिश्ते को जारी रहने दिया गया और वे संभवतः 1834 में शादी कर बैठे जब मारिया सिर्फ 15 साल की थीं। टेरेसा 2 साल बाद पैदा हुईं। टेरेसा का पालन पोषण संगीतमय और बहुसांस्कृतिक माहौल में हुआ। उन्होंने बचपन अपने दादा लोरेंजो दा पोंटे के घर बिताया जो दशकों पहले वुल्फगैंग अमाडियस मोजार्ट के साथ काम कर चुके थे। कलाकारों, भाषाओं और विचारों से घिरी हुई उन्हें अत्यंत बुद्धिमान बताया गया और किशोरावस्था तक टेरेसा कई भाषाएं बोलती थीं और कई संगीत वाद्ययंत्र आसानी से बजा लेती थीं। लेकिन ये सुसंस्कृत और बड़े जतन से संवारा गया संसार उन्हें ज्यादा देर नहीं बचा सका क्योंकि जल्द ही वो एक ऐसे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करेंगी जिसका नाम उन्हें बदनाम कर देगा। 1850 के शुरुआती वर्षों में जब टेरेसा अपनी किशोरावस्था में प्रवेश कर रही थीं, तब उनकी आकर्षक सुंदरता और बढ़ती मोहकता की चर्चा पहले ही होने लगी थी। फिर 1851 में उनकी मुलाकात डैनियल सिकल्स से हुई, लेकिन ये वास्तव में उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। डैनियल का जन्म 20 अक्टूबर 1819 को हुआ था। वे न्यूयॉर्क के वकील और स्थानीय राजनेता के बेटे थे। डैनियल वकील बन गए थे। हालांकि 1830 के दशक के अंत और 1840 की शुरुआत में उन्होंने शहर के प्रकाशन उद्योग में काम किया था। इससे उनका संपर्क लोरेंजो दा पोंटे और एंटोनियो बागियोली जैसे सांस्कृतिक हस्तियों से हुआ, जिनकी कुछ संगीत टिप्पणियां प्रकाशित हुई थीं। वो दा पोंटे के बेटे के अच्छे मित्र थे, जो न्यूयॉर्क में प्रोफेसर थे। बाद की उनकी सफलता के बावजूद जब वो लगभग 20-22 साल के थे, उनके माता पिता उन्हें अस्थिर और मार्गदर्शन का जरूरतमंद मानते थे। इसलिए उन्हें लोरेंजो दा पोंटे के विद्वान परिवार में भेजा गया, जहां उन्होंने फ्रेंच और इटालियन सीखी। कहा जाता है कि उन्होंने 1830 के दशक के अंत में लगभग 1 साल वहां बिताया था। तब उनकी उम्र करीब 20 साल थी और टेरेसा शिशु थीं। जैसा बताया गया, वे 1851 में कई साल बाद मिले। तब तक डैनियल न्यूयॉर्क विधानसभा के स्थानीय राजनेता बन चुके थे। डैनियल जल्दी ही युवा टेरेसा के प्रति आकर्षित हो गए और जल्द ही उन्होंने प्रस्ताव भी दे दिया। हालांकि सामाजिक प्रतिष्ठा और पुराने संबंधों के बावजूद बागियोली परिवार ने पहले सहमति नहीं दी। हिम्मत ना हारते हुए डैनियल ने 17 सितंबर 1852 को टेरेसा से सिविल समारोह में शादी कर ली और बाद में उनके परिवार की मंजूरी मिलने के बाद इस विवाह को धार्मिक समारोह में औपचारिक रूप से मान्यता दी गई। ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि उनके बीच सही उम्र का अंतर कितना था। आमतौर पर डैनियल का जन्म 1819 में माना जाता है, हालांकि बाद में उन्होंने 1825 बताया, शायद अपनी और युवा पत्नी के उम्र के अंतर को कम दिखाने के लिए। अगर हम पहले वाली तारीख माने तो डैनियल 33 साल से थोड़े कम उम्र के थे और टेरेसा की उम्र शादी के वक्त करीब 16 साल थी और ये शादी जल्द ही घोटाले के बीच बिखरने वाली थी। डैनियल और टेरेसा की शादी काफी हद तक सामान्य ढंग से शुरू हुई थी। टेरेसा ने 1853 के वसंत के अंत में एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने लॉरा बुकानन रखा। ये कहना मुश्किल है कि क्या उन्हें संदेह था कि टेरेसा पिछले सितंबर में शादी के समय गर्भवती थीं या नहीं। हालांकि संभावना यही है कि वे वैसे भी शादी करने की योजना बना रहे थे, इसलिए इसे यूं कहें तो ये गर्भ के कारण जल्दबाजी में की गई शादी नहीं थी। शादी के शुरू में सब सामान्य दिखने के बावजूद शुरुआत से ही यह विवाह परेशानियों से भरा था। 1852 में डैनियल ने टेरेसा से शादी की। वे महिलाओं के पीछे नहीं थे, लेकिन उनके व्यवहार की अफवाहें थीं। उन्हें न्यूयॉर्क विधानसभा ने एक प्रसिद्ध वेश्या से संबंध और उसे असेंबली में लाने पर निंदा की थी। इस अटकल को और बल मिला क्योंकि वे अक्सर घर से बाहर रहते थे।
लॉरा के जन्म के तुरंत बाद डैनियल राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पियर्स की सरकार के व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ ब्रिटेन गए थे। वे न्यूयॉर्क से उसी वेश्या फैनी वाइट को अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे और यहां तक कि उन्होंने उसे लंदन में महारानी विक्टोरिया से भी मिलवाया था। घर लौटने के बाद वे 1856 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए और अगले साल पद संभाला। अब डैनियल और टेरेसा वॉशिंगटन डीसी चले गए और राजनीतिक जीवन के केंद्र में स्थित लाफायट स्क्वायर के पास बस गए। टेरेसा जल्द ही उच्च समाज में प्रमुख बन गईं। अपनी सुंदरता, आकर्षण और मेजबानी के लिए प्रसिद्ध हो गईं और उन्हें वॉशिंगटन सोसाइटी की रानी कहा गया। साथ में वे एक आदर्श जोड़ी लगते थे, लेकिन पर्दे के पीछे डैनियल के बार-बार के अफेयर एक अलग कहानी बयां करते थे। मार्च 1857 में राष्ट्रपति जेम्स बुकैनन के शपथ समारोह में टेरेसा की मुलाकात एक लंबे, आकर्षक फिलिप बार्टन की द्वितीय से हुई। फिलिप फ्रांसिस स्कॉटकी के बेटे थे। फ्रांसिस मशहूर अमेरिकी कवि और वकील थे। उनकी सबसे बड़ी प्रसिद्धि का कारण उनकी कविता फोर्ट मैकहेनरी की रक्षा थी, जो एक जोशीली राष्ट्रवादी रचना थी। यह कविता 1812 के युद्ध के दौरान बाल्टीमोर, मैरीलैंड में अमेरिकियों द्वारा फोर्ट मैकहेनरी की रक्षा पर लिखी गई थी, जब उन्होंने ब्रिटिशों का सामना किया था। हम सभी उस कविता से परिचित हैं, भले ही बहुत कम लोगों ने उसे दिस नाम से पुकारे जाते सुना हो। बाद में इसे धुन में ढाला गया और आज इसे स्टार स्पैंगल्ड बैनर कहा जाता है। वॉशिंगटन में फिलिप और टेरेसा एक ही सामाजिक दायरे में रहते थे और वे अक्सर सभाओं और आयोजनों में एक दूसरे से मिलते थे, जहां वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। डैनियल के राजनीतिक काम में व्यस्त होने पर टेरेसा अकेले आयोजनों में जाती थीं, लेकिन फिलिप हमेशा उनके साथ रहते थे। अब भी बहुत युवा और धीरे धीरे अकेली होती जा रही टेरेसा अपने विवाह से निराश होती दिखती हैं। 1858 की वसंत तक, जब तक कि सिकल्स लगभग 1 साल से वॉशिंगटन में रह रहे थे, टेरेसा और फिलिप की दोस्ती एक प्रेम संबंध में बदल गई थी। फिलिप वॉशिंगटन में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जो कोलंबिया जिले के अमेरिकी सरकारी वकील थे। उनका जन्म 1818 में हुआ था और वे टेरेसा से 18 साल बड़े थे, जो उस समय लगभग 22 साल की थीं। फिलिप एक विधुर थे, जिनके 4 बच्चे थे और उन्हें शहर के सबसे हैंडसम पुरुषों में गिना जाता था। फिलिप और टेरेसा का रिश्ता करीब 1 साल चला, जो अक्सर सबकी नजरों से छुपा रहा। फिर भी उनकी गोपनीयता की कोशिशों के बावजूद फिलिप का बढ़ता लगाव छुपाना मुश्किल हो गया। अक्सर देखा गया कि फिलिप उसके घर के पास या जहां भी वह हो सकती थी नजर आ जाते थे। दोनों अक्सर मिलते थे, कभी सड़क पर या उसकी बग्गी में, और आखिरकार उन्होंने और भी निजी मुलाकातें तय कर ली थीं। फिलिप ने तो सिकल्स के घर से कुछ ही मिनट की दूरी पर एक छोटा सा घर भी किराए पर ले लिया था, जहां दोनों चुपचाप मिल सकते थे। फिलिप जब टेरेसा के घर के पास से गुजरता तो रूमाल लहराकर इशारा करता था। टेरेसा भी ऐसा करती तो वे उसी घर में मिलते थे। लेकिन यही इशारा आखिरकार उसकी बर्बादी का कारण बना। अपने रिश्ते को गुप्त रखने की तमाम कोशिशों के बावजूद डैनियल को 24 फरवरी 1859 को एक गुमनाम पत्र मिला, जिसमें उसे बताया गया कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। गुस्से में डैनियल ने टेरेसा से जवाब तलब किया। शुरुआत में उसने अफेयर से इनकार किया, लेकिन दबाव में वह टूट गई और उसने फिलिप से अपनी मुलाकातों का विस्तार से लिखित इकबालिया बयान दिया। इसके बाद उसने उसे मजबूर किया कि वो वादा करे कि वो फिर कभी उससे नहीं मिलेगी। हमें नहीं पता डैनियल को चिट्ठी किसने भेजी, पर टेरेसा और फिलिप का अफेयर सिकल्स के घर के कर्मचारियों में ये बात आम थी, तो कोई भी जिसने फिलिप को देखा हो वो हो सकता है। हमें यह निश्चित रूप से पता है कि फिलिप बार्टन की द्वितीय की हत्या 27 फरवरी 1859 को वॉशिंगटन डीसी के लाफायट स्क्वायर में 3 दिन बाद कर दी गई थी। लाफायट स्क्वायर अब राष्ट्रपति पार्क कहलाता है। उस दिन डैनियल सिकल्स ने फिलिप की को अपने घर के बाहर स्क्वायर में देखा और उन्हें लगा कि वो अपना रूमाल लहरा रहे हैं, जिससे टेरेसा को बाहर आने का इशारा कर रहे हैं। फिलिप बेचैन थे, क्योंकि उन्हें कई दिनों से टेरेसा की खबर नहीं मिली थी और उन्होंने कॉस्मोस क्लब में, जो लाफायट स्क्वायर के दूसरी ओर सिकल्स के घर के ठीक सामने था, एक कमरा किराए पर लिया था। फिलिप को नहीं पता था कि उनका अफेयर उजागर हो चुका है। जब वह स्क्वायर में बेखबर और खुले में इंतजार कर रहे थे, डैनियल ने खुद को कई पिस्तौलों से लैस किया और उनका सामना करने की तैयारी की। गवाह और वकील सैमुअल एफ बटरवर्थ के अनुसार डैनियल ने जैसे ही फिलिप को देखा, वो तुरंत बाहर जाकर उसके पास पहुंचे। उन्होंने जोर से कहा, तुम बदमाश हो,
मेरे घर की इज्जत पर दाग लगाया है, तुम्हें मरना होगा। फिलिप ने जवाब दिया, किस लिए? फिर डैनियल ने बंदूक निकाली और फिलिप पर गोली चलाई। पहली गोली फिलिप के हाथ को छूकर निकलने के बाद वह झड़प हो गई। दोनों आपस में भिड़ गए। इसी दौरान डैनियल सिकल्स ने एक और गोली चला दी, जो फिलिप की कमर के नीचे लगी। घायल फिलिप लड़खड़ाते हुए पास के पेड़ के पीछे छुपने लगा। उसने ऐसा करते ही चिल्लाया, खून, मुझे मत मारो। हालांकि डैनियल सच में उसे मारने का इरादा रखता था और वह पास आया और बहुत करीब से 2 और गोलियां चलाईं। इनमें से एक गोली मिसफायर हो गई, लेकिन दूसरी गोली फिलिप के सीने के बीचों बीच लगी, जिससे उसे घातक चोट आई। डैनियल भाग गया। फिलिप को पास के घर में ले जाया गया, जहां थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। उसी दिन डैनियल को अटॉर्नी जनरल जर्माया एस ब्लैक के घर शरण लेने के बाद गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे अपेक्षित हालात में नहीं रखा गया। डैनियल सिकल्स की गिरफ्तारी ने वॉशिंगटन में सनसनी मचा दी। उसे एक डरावनी चूहों से भरी जेल में रखा गया था, लेकिन उसकी परिस्थितियां सामान्य नहीं थीं। उसे असामान्य सुविधाएं मिलीं, जैसे घर का खाना, गर्म कमरा और परिवार से लेकर वॉशिंगटन समाज की प्रमुख हस्तियों तक मिलने आने वालों का सिलसिला लगा रहा। जब वो हिरासत में था, देश भर के अखबारों ने इस कहानी को हाथों हाथ लिया और इस घोटाले को विस्तार से प्रकाशित किया। जब 4 अप्रैल को मुकदमा अदालत में आया, तो बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। 1850 के दशक के अंत तक सिकल्स अमीर हो गए थे और उन्होंने न्यूयॉर्क के वकील जेम्स ब्रैडी के नेतृत्व में 8 वकीलों की टीम रखी थी, जो गवाहों को डराने के लिए जाने जाते थे। इसके विपरीत अभियोजन का नेतृत्व रॉबर्ट ओल्ड कर रहे थे, जो सीमित क्षमता के वकील थे। सिकल्स एक लोकप्रिय राजनेता थे और जब जूरी का चयन किया जा रहा था, तो अनुमान लगाया गया कि जूरी सदस्य के रूप में सेवा देने के लिए विचार किए गए 75 में से 72 लोग संभावित रूप से प्रतिवादी के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं। मुकदमे की शुरुआत में बचाव पक्ष ने अपना मामला अनोखे ढंग से पेश किया। उन्होंने कहा कि सिकल्स को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि फिलिप की का उनकी पत्नी से संबंध होने पर वे अस्थायी रूप से पागल हो गए थे। डैनियल के वकील जॉन ग्राहम ने कहा, अगर वह उग्र आवेश की हालत में था, तो क्या उस आदमी का ऐसे भावावेश में आना अस्वाभाविक था, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को बहकाने वाले उस ढीठ और निर्दयी व्यक्ति को देखा हो। जैसे जैसे अस्थायी पागलपन की दलील बढ़ी, स्थिति अजीब हो गई। जहां मारे गए फिलिप की पर लगभग ऐसा लगने लगा मानो अदालत में उसी पर मुकदमा चल रहा हो, जबकि सिकल्स को पीड़ित के रूप में पेश किया गया। बचाव पक्ष ने डैनियल के कृत्यों को सही ठहराने के लिए उसके प्रेम संबंध की लिखित स्वीकारोक्ति सबूत के रूप में पेश की। अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया और अंततः उस दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में अमान्य ठहरा दिया गया। हिम्मत न हारते हुए सिकल्स ने मामला अपने हाथ में ले लिया और उस स्वीकारोक्ति को प्रेस में लीक कर दिया, जहां उसे पूरी तरह प्रकाशित कर दिया गया, जिससे टेरेसा की निजी जिंदगी उजागर हो गई और इस मामले के इर्द गिर्द सनसनी और भी बढ़ गई। एक और बड़ा मोड़ तब आया जब एक डॉक्टर गवाही देने के लिए कटघरे में आया और उसने ये बयान दिया, टेरेसा की बेवफाई के खुलासे से डैनियल का मानसिक पतन इतना गहरा था कि डॉक्टर को डर था कि वो उस पागलपन से कभी उबर नहीं पाएगा, जिसने उसे फिलिप की हत्या के लिए मजबूर किया। मुकदमे के दौरान टेरेसा को अखबारों में रोज बदनाम किया गया और उसकी लगातार निंदा की गई और वो सार्वजनिक रूप से दिखने से बचती रही। 26 अप्रैल को विचार विमर्श खत्म होने पर जज ने जूरी से कहा कि 24 फरवरी को डैनियल को टेरेसा के अफेयर का पता चला था और 27 फरवरी को फिलिप को मारने के बीच 3 दिन का अंतर है। वो इस विचार की कमजोरियां दिखा रहे थे कि ये हत्या क्षणिक आवेग में की गई थी। डैनियल को शांत होने के लिए 3 दिन मिले। इस तथ्य से कि उसने उन 3 दिनों के अंत में फिलिप की हत्या की, ये संकेत मिलता है कि ये पूर्व नियोजित हत्या थी। जूरी ने अलग फैसला किया। सिर्फ 1 घंटे बाद जूरी वापस आई और घोषित किया कि सिकल्स की अस्थायी पागलपन की दलील वैध थी। उन्होंने उसे दोषी नहीं पाया। उस शाम डैनियल ने वॉशिंगटन में अपनी रिहाई के जश्न में 1500 लोगों के साथ एक बड़ी पार्टी दी। मुकदमे के बाद की घटनाएं शायद उतनी ही अजीब थीं, जितनी कि उसके पहले और दौरान हुई थीं। टेरेसा और डैनियल कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन उन्होंने तलाक नहीं लिया। टेरेसा पर प्रेस ने हमला किया और पूर्वी तट के उच्च समाज ने बहिष्कृत कर दिया। वहीं डैनियल ने कांग्रेस में जगह फिर से पाई। इन सब बातों से किसी को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या लोगों को सच में समझ आया था कि असली हत्यारा कौन था। आखिरकार उस जोड़े ने सुलह कर ली, जिससे अखबारों में और नाराजगी बढ़ गई। फिर उनकी कहानी पुरानी खबर बन गई। अब्राहम लिंकन नवंबर 1860 में
अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। दिसंबर में साउथ कैरोलिना संघ से अलग होने वाला पहला राज्य बना और अप्रैल 1861 में अमेरिकी गृहयुद्ध तब शुरू हुआ जब कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने संघीय सेनाओं को दक्षिण से बाहर निकालने की कोशिश की। इस प्रकार 1859 का मुकदमा जनता की चेतना से गायब हो गया। अब डैनियल सिकल्स को अपनी प्रतिष्ठा फिर स्थापित करने का मौका मिला था। वह यूनियन आर्मी के अधिकारी बने और कई अहम लड़ाइयों में लड़े। जुलाई 1863 की शुरुआत में वह गेटिसबर्ग की लड़ाई में शामिल थे। संघर्ष में उनकी दाहिनी टांग तोप के गोले से गंभीर रूप से घायल हुई। उस टांग को काटकर वॉशिंगटन के आर्मी मेडिकल म्यूजियम भेजा गया। उनकी हड्डियां आज भी नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन में प्रदर्शित हैं। टेरेसा की शादी उस घोटाले के बाद कभी पहले जैसी नहीं रही और उन्होंने काफी हद तक सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली। उन्होंने अपने बाकी साल न्यूयॉर्क में बिताए, जहां 5 फरवरी 1867 को ब्रुकलिन में तपेदिक से उनकी मृत्यु हुई। वो सिर्फ 30 या 31 साल की थीं। कुछ साल पहले घोटाले के बावजूद ग्रीनविच विलेज में उनके अंतिम संस्कार में परिवार के रसूख की वजह से अच्छी खासी भीड़ जुटी थी। 1869 में डैनियल को स्पेन में अमेरिका के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और कुछ अफवाहें ये भी कहती हैं कि उनका निर्वासित रानी इजाबेला द्वितीय के साथ अफेयर भी था। मैड्रिड में उन्होंने करामिना नाम की एक स्पेनिश फ्रेंच महिला के साथ रिश्ता शुरू किया और 1871 में शादी की। इस जोड़े के 2 बच्चे हुए। 1880 में घर लौटने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में कई पदों पर काम किया और 1893-1895 में 2 साल के लिए फिर कांग्रेस में रहे। इस समय तक टेरेसा से हुई उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी। दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थीं और लॉरा, जो शराब की लत से ग्रस्त थीं, 1890 में सिर्फ 38 साल की उम्र में चल बसीं। डैनियल सिकल्स ने लंबी उम्र पाई और 1914 में 94 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। एक आखिरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो गेटिसबर्ग की लड़ाई के एकमात्र वरिष्ठ कमांडर हैं जिनकी कोई प्रतिमा नहीं है और ये अनुपस्थिति उस बदनामी, मुकदमे और हत्या की छाया को दर्शाती है जिसने उनकी विरासत को परिभाषित किया। टेरेसा बागियोली सिकल्स की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि उनकी जिंदगी के बारे में आपकी क्या राय है और अगर आप इस तरह की और सामग्री चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा है ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। खैर, मेरी तरफ से इतना ही। अगली फॉरगॉटन लाइव्स में मिलेंगे। धन्यवाद।